Hi everyone, welcome back to GK Today. I'm Nuzat Sana, this side, your mentor and educator. So basically we were doing the solved previous year question series for SSC CGL examinations and today it's day 11. Day 10 तक हम लोग ने सब कुछ complete कर लिया है and finally it's feeling कि शायद अब कुछ हो चुका है क्योंकि we are done with 100 questions now, right? तो ये सीरीज़ अभी ऑब्वियसली बहुत लंबी चलने वाली है एंड अभी मेरा और आपका बहुत दूर तक का साथ है. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इज़ पुष्कर फेयर हेल्ड? पुष्कर मेला कहाँ पे आयोजित होता है? जोधपुर, अजमेर, जयपुर या फिर उदयपुर? अगर आपको सिर्फ ये पता था कि ये राजस्थान में होता है तो वो एनफ नहीं था क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जैक्ट आंसर देना है. द करेक्ट आंसर इज़ अजमेर. देखिए यहाँ पे एक्चुअली ये करेक्ट आंसर भी नहीं इसको माना जाएगा क्योंकि ये एक्चुअली पुष्कर फेयर पुष्कर में ही होता है और पुष्कर इज़ अ प्लेस नियर अजमेर, नॉट एग्जैक्टली इन अजमेर बट नियर अजमेर. तो इसलिए यहाँ पे बेस्ट सूटेबल आंसर था अजमेर. अदरवाइज़ यहाँ पे ऑप्शन में पुष्कर भी होना चाहिए था, लेकिन अगर पुष्कर दे देंगे तो आप तो वैसे भी जान जाएंगे कि पुष्कर फेयर पुष्कर में ही होता है. शायद इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन में डिफरेंस था. सबसे पहले आपको इसका एक और नाम जानना है. इसका एक और नाम क्या होता है? दैट इज़ पुष्कर कैमल फेयर. साथ साथ एक और नाम होता है कार्तिक मेला. क्यों इसको कार्तिक मेला कहते हैं? एक्चुअली ये जो पुष्कर फेयर होता है ये आपका अक्टूबर टू नवंबर के बीच में हर साल होता है. और ऐसा क्यों सिर्फ अक्टूबर नवंबर के बीच में क्यों होता है? क्योंकि इस टाइम पे हिंदू के कैलेंडर के हिसाब से, जो हिंदूज़ का कैलेंडर होता है, अकॉर्डिंग टू दैट कार्तिक स्टार्ट होता है, राइट? कार्तिक महीना. और जब ये स्टार्टिंग होती है तब ये मेला भी शुरू हो जाता है और उसके साथ जब कार्तिक पूर्णिमा होती है तो उसके साथ ये मेला भी ख़त्म हो जाता है. ओके, थोड़ा सा और अगर एग्जैक्ट बात करें तो पुष्कर कहाँ पड़ता है? ये वेस्ट साइड में है, अरावली माउंटेन्स के वेस्टर्न साइड ऑफ अरावली माउंटेन्स. ओके, अजमेर में एक्चुअली एक एयरपोर्ट पड़ता है, दैट इज़ किशनगढ़ एयरपोर्ट. बस उसी के आसपास ये पुष्कर पड़ता है. ओके, आई होप नाउ देयर इज़ सम क्लैरिटी इन द लोकेशन. अगर लास्ट ईयर 2020 की बात करें तो ये मेला शायद 5 नवंबर से लेके 12 नवंबर तक चलता था, बट नॉट वेरी रेलिवेंट. और 2021 में भी इसकी डेट फाइनल हो चुकी है, 11 नवंबर टू आई गेस 19 नवंबर तक ये मेला हो जाएगा. ओके, एक हफ्ते का लगभग होता है. और अगर राजस्थान की बात हुई है तो सीएम को कैसे भूल सकते हैं? सीएम कौन है वहाँ पे अभी? अशोक चंद गहलोत. एंड अभी प्रेजेंट टाइम में वहाँ गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र, राइट? और कैपिटल उसकी हो जाएगी जयपुर. तो इसके इतने फैक्ट्स इस मेले से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है आपके लिए. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, सिल्क फाइबर केमिकली इज, व्हाट इज सिल्क फाइबर? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या फिर सेलुलोज? द करेक्ट आंसर इज सेलुलोज. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सिल्क? सिल्क क्या होता है? Silk is a type of natural protein fiber that can be woven into textiles, okay? And it composes mainly of fibrion, ठीक है? और ये कौन प्रोड्यूस करता है? It is produced by certain insect larvae to form cocoons, okay? आपने कोकून के बारे में बचपन में पढ़ा होगा शायद. और अगर एक क्वेश्चन बहुत आता है एसएससी में, बेस्ट नोन सिल्क, वो कौन सा होता है? दैट इज़ मलबेरी सिल्क. ओके, ये नाम याद रखिएगा आप हमेशा. अगर और थोड़ा सा एग्जैक्ट बात करें तो मलबेरी सिल्क व्हेन रियर्ड इन कैप्टिविटी, तब इसको बेस्ट सिल्क मानते हैं हम. एक्चुअली देखिए बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं सिल्क की. जैसे मैं आपको अगर कुछ एग्जांपल्स दूं तो फर्स्ट वन इज़ लाइक मूगा सिल्क, देन सेकेंड वन इज़ दैट मलबेरी सिल्क, यहाँ ऑलरेडी हम लोग ने बात की है. देन थर्ड वन इज़ लाइक एरी सिल्क एंड एक और होता है तसार सिल्क. तो ऐसे बहुत सारे सिल्क होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं ये सारे, लेकिन मोस्ट वन इज़ मलबेरी सिल्क. ओके, और अगर आपसे कभी पूछते हैं यूजेस इसके क्या हैं तो यूजेस की बात करें अगर तो सबसे पहले तो हम क्लोथिंग में इसको यूज़ करते हैं, एज यू गाइज नो. देन इट इज़ यूज्ड इन पैराशूट्स एंड ऑल्सो यूज्ड इन सर्जिकल पर्पजेज. ओके, तो ये 3 मेरे ख्याल से इसके यूजेस हैं जो आपको याद रखने चाहिए. अगर सेलुलोज की हम बात करें, व्हाट इज़ सेलुलोज? तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलके बना होता है, राइट? और ये क्या होता है एक्चुअली? ये होता है लीनियर चेन ऑफ 100 to 1000, यानी बहुत बड़ी चेन एक होती है, 100 से लेके 1000 के बीच की रेंज की चेन होती है, ऑफ व्हाट? बीटा ग्लूकोज यूनिट्स. ओके, अगर आपको थोड़ा केमिस्ट्री में है दिलचस्पी तभी आपको ये सारे टर्म समझ में आएंगे, अदरवाइज यू कैन डेफिनेटली स्किप दिस पार्ट. अगर फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H10O5 एंड ये N का मतलब क्या है? जैसे एक यूनिट में इतना होता है, ठीक है?
स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ऑलराइट। और इसका मोलर मास कितना होता है? 162। ओके, ये लीनियर चेन होती है, इसी वजह से इसको क्या हम बोलते हैं? ये पॉलीसैकेराइड है। ये नाम आप याद रखिएगा, दैट इज पॉलीसैकेराइड। और बाकी इसको क्लासीफाई भी बाद में कर सकते हैं, लाइक थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग, इस टाइप का इसका क्लासिफिकेशन भी होता है, लेकिन अभी वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप बस इतना ही याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज रिच इन आयरन? सबसे ज़्यादा आयरन इसमें से किस चीज़ में पाया जाता है? राइस, एप्पल, पल्सेस, ऑरेंजेस। द करेक्ट आंसर इज एप्पल। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। और साथ ही साथ एप्पल में एक एसिड पाया जाता है, दैट इज मैलिक एसिड। प्लीज़ रिमेंबर दिस, एसिड भी बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में आता है। अगर मैलिक एसिड की बात हुई है तो सबसे पहले एक और बात कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज ऑरेंज। ऑरेंज में होता है सिट्रिक एसिड, मतलब विटामिन सी। देन सेकेंड इज एंड, जब चींटी काटती है तो कौन सा एसिड रिलीज होता है? दैट इज फॉर्मिक एसिड। ओके, जब आप बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं तो बॉडी से कौन सा एसिड निकलता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बॉडी में फॉर्म होने लगता है। देन फोर्थ इज टोमेटो एंड टैमरिंड में कौन सा होता है? टैमरिंड मतलब इमली होता है, तो इसमें दोनों में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, जितनी खट्टी चीज़ें होंगी उसमें सिट्रिक एसिड होगा, लाइक लेमन ऑल्सो, तो ये सब सिट्रिक एसिड में हो जाता है। इसके अलावा देखिए, अगर आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो फिर आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी? अनीमिया। बीमारियों की बात हम लोग ने पहले भी की है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, बी से बेरी, सी से स्कर्वी एंड डी से रिकेट्स एंड के से ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये सब तो बेसिक है, और अब से लेके 2-3 बार तो ये सब डिस्कस हो ही चुका है, तो ऐसे ही जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे अब आपको तुरंत ये सारी चीज़ें याद आनी चाहिए। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट बात, राइस की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। एप्पल में अभी हमने बात की, इसमें आयरन होता है, पल्सेस में प्रोटीन, ऑरेंज में विटामिन सी। फाइन। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग ग्रेट म्यूजिक कंपोजर्स वॉज द रूलर ऑफ अ स्टेट? इनमें से कौन है जो एक म्यूजिक कंपोजर होने के साथ साथ किसी स्टेट के रूलर भी थे? त्यागराजा, श्याम शास्त्री, मुथुस्वामी दीक्षितार या फिर स्वाति तिरुनाल? द करेक्ट आंसर इज त्यागराज। सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्या थे, म्यूजिक में भी क्या थे, तो ये कार्नाटिक म्यूजिक कंपोजर थे। ओके, और इन्होंने बहुत सारे म्यूजिक कंपोज किए थे, लगभग 400 म्यूजिक्स कंपोज किए थे। और कार्नाटिक म्यूज़िक क्या होता है? ये एक तरह का इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है। ठीक है, इनका एक्चुअली फुल नाम त्यागराजा नहीं था, बाद में जब ये रूलर बन गए थे तब राजा वर्ड आगे ऐड हो गया था। अगर इनके फुल नेम की बात करें तो वो क्या था? काकारला त्याग ब्राह्मणा। काकारला त्याग ब्राह्मणा, लेकिन ये नाम इनका बहुत कम ही लोग जानते हैं, आप इनको त्यागराजा के नाम से ही जान सकते हैं। और अगर आपसे पूछेंगे कि ये कहाँ पे रूलर थे, तो ये ट्रैवनकोर में रूलर थे उस टाइम पे। और ट्रैवनकोर कहाँ पे है? ये प्रेजेंट डे केरला है। ओके, इसलिए जब जिस टाइम पे मराठा डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ते हैं, जहाँ शिवाजी वगैरह आ जाते हैं, वही एरा इनका भी था, उसी बीच में ये भी कहीं दिखाई दिए थे ट्रैवनकोर की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ कोर्ट इशू फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? अ डिक्री, एन ऑर्डिनेंस, अ रिट, अ नोटिफिकेशन? तो मुझे बताने की भी आई डोंट थिंक की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी बार हम लोग ने कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं ऑब्वियसली। तो फंडामेंटल राइट्स अगर आपके एक्सप्लॉइट हो रहे हैं तो कोर्ट क्या इशू करेगा? डेफिनेटली रिट इशू करेगा। 5 तरह के रिट होते हैं, क्विकली देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोहिबिशन, सर्टियोरेरी, को वारंटो, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस। देखिए अब तो मेरा लिखने का भी मन नहीं होता, क्योंकि आपको ऑलरेडी आता है। जो लोग ये सीरीज़ डे 1 से फॉलो कर रहे हैं उनको तो डेफिनेटली आता होगा, मुझे इतना पता है, तो इस वजह से मैं यहाँ पूरा लिख भी नहीं रही हूँ। और अगर आपसे पूछते हैं रिट कौन से आर्टिकल के थ्रू हमें मिला है, मतलब कौन से आर्टिकल के अंदर आएगा, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ एक पॉइंट और मैंने शायद पीछे कभी नहीं बताया था, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226, ये 2 तरह के आर्टिकल्स होते हैं। और आर्टिकल 32 सबसे पहले क्या बात करता है? आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, यानी आपका अगर फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट कर रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये किसने बोला था? तो ये बोला था B.R. अम्बेडकर ने। तो इतनी बातें तो मैंने आपको बताई थी, लेकिन एक बात जो मैंने शायद अभी तक आपको नहीं बताई वो ये
कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है एंड आर्टिकल 226 इज़ फॉर हाई कोर्ट्स। ओके, सबसे पहले एक क्वेश्चन ये आया था कि फंडामेंटल राइट्स कौन इशू कर सकता है, आइदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बोथ, या फिर कोई भी। द करेक्ट आंसर वॉज बोथ। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि दोनों कोर्ट्स के पास ये अधिकार होता है कि कोई भी रिट इशू कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है कि आर्टिकल 32 में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है एंड 226 इज़ फॉर हाई कोर्ट्स। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग आर्टिकल्स हैं, आप याद रखिएगा इनके बारे में। फंडामेंटल राइट्स की बात करें, मैं फिर से नहीं बताने वाली हूँ, ब्रीफली सिर्फ बात करेंगे। 6 फंडामेंटल राइट आपके होते हैं, और अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है तो आप पुरानी वाली वीडियो में रेफर कर सकते हैं, मैंने डिटेल में इसको पढ़ाया हुआ है। और 7th फंडामेंटल राइट जो डिलीट हो गया आपका, वो कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी, and right to property was deleted by 44th Amendment Act. This is important. Okay, correct answer is option number 3. Question number 6, which commission made the recommendations which formed the basis for the Punjab Reorganization Act which created the states Punjab and Haryana? कौन सा ऐसा कमीशन था जिसने रिकमेंडेशन दी थी पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में, और साथ ही साथ उस कमीशन की वजह से पंजाब और हरियाणा स्टेट अलग हो गए थे, मतलब बन गए थे, नए स्टेट बन गए थे? धार कमीशन, दास कमीशन, शाह कमीशन, या फिर महाजन कमीशन? द करेक्ट आंसर इज दास कमीशन। ठीक है, तो ये एक्चुअली है 1950 की बात। 1950 के टाइम पे दास कमीशन आया था। एक्चुअली पंजाब सूबा मूवमेंट जब हो रहा होता है पंजाब में, उस टाइम पे पंजाब सूबा मूवमेंट, तो फिर उसी के रिजल्ट की वजह से एक कमीशन एक बनाया जाता है, दैट इज़ दास कमीशन, और फिर ये रिकमेंड करते हैं कि हमें 2 नए स्टेट्स बनाने चाहिए, पंजाब एंड हरियाणा। ओके, तो अगर आप पंजाब एंड हरियाणा कहीं भी पढ़ते हैं, उसका रिलेशन किससे है? दास कमीशन से। साथ ही साथ अगर आपसे पूछते हैं धार कमीशन इज़ रिलेटेड टू व्हाट, तो आपको याद होगा 1948 में राजेंद्र प्रसाद जी ये कमेटी बनाते हैं, और ये डिसाइड हो रहा होता है कि स्टेट्स को क्या लिंग्विस्टिक बेसिस पे करना चाहिए या फिर जियोग्राफिकल बेसिस पे ही रहना चाहिए। तो धार कमीशन और जेवीपी कमीशन ने क्या कहा था? इन दोनों की कमीशन ने कहा था कि ये होना चाहिए ज्योग्राफिकल बेसिस से, लेकिन बाद में फजल अली कमीशन ने कहा था, उन्होंने कहा था कि ठीक है, स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड करना चाहिए हमें। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, और ये कब हुआ था? 1956 में, प्लीज़ रिमेंबर। ठीक है, इसके अलावा आप शाह कमीशन और महाजन कमीशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं गूगल से, और कमेंट भी करिएगा कि कमिटीज़ किससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7, हु डिस्कवर्ड कॉलरा जम्प्स? रॉबर्ट कोच, रेने लैनिक, ड्रेसर, या फिर हैंसन? द करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले कॉलरा जम्प्स को फाइंड आउट किया था। ओके, कुछ और डिस्कवरीज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, अगेन जे थॉमसन, रदरफोर्ड एंड चैडविक। ओके, इसके अलावा लास्ट वीडियो में अभी मैंने आपको बताया था कि सीडी को किसने इन्वेंट किया था, तो दैट वाज जेम्स रसल। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। ओके, एंड इसके अलावा एक क्वेश्चन मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट, पेनिसिलिन, और ये हमेशा आप लोग कमेंट में मुझे बताते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। राइट, एक टाइम ऐसा आएगा जब इसी क्वेश्चन की तरह हर एक क्वेश्चन आपकी टिप पे होगा, सब आपको याद हो जाएगा बहुत अच्छे से, बस आप बने रहिए सीरीज के साथ। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, हु डेवलप्ड हाइड्रोजन बॉम्ब? वर्नर वॉन ब्राउन, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एडवर्ड टेलर, या फिर सैमुअल कोहेन? द करेक्ट आंसर इज एडवर्ड टेलर। ठीक है, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी का चीज़ से रिलेटेड आता है, दैट इज इसमें कौन सी रिएक्शन होती है। सबसे पहला देखिए, मैं आपको ऑप्शन भी दे रही हूँ यहाँ पे, और ये क्वेश्चन हम आगे शायद कहीं देखेंगे भी, जब हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्वियसली ये भी क्वेश्चन आएगा। कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, या फिर अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन। दीज आर योर ऑप्शंस। 1 मिनट पॉज करिए वीडियो को और सोचिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। लेट मी टेल यू, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो प्लीज़ ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया एसएससी में, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल्ड और फ्यूजन फिजन का कन्फ्यूजन हो जाता है बड़ा। देन क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डिड द ट्रैवलर इब्न बतूता कम फ्रॉम? इब्न बतूता कहाँ से आए थे? मोरक्को, पर्शिया, टर्की, सेंट्रल एशिया? द करेक्ट आंसर इज मोरक्को। और एक क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है, किसके एरा में आए थे? तो ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक, फ्रॉम तुगलक डायनेस्टी एंड मिडिवल इंडिया। ठीक है, और देखिए एक चीज़ और यहाँ बहुत पूछते हैं कि इनका बरियल कहाँ पे है, मतलब इनको दफनाया कहाँ गया था मरने के बाद? तो दैट वाज ऑन
तुगलकाबाद फोर्ट, नई दिल्ली, ठीक है। और अगर तुगलक डायनेस्टी की बात करें तो इसके फाउंडर कौन है? दैट वाज घियासुद्दीन तुगलक, ओके। और एक चीज़ और इनके बारे में याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी एसएससी का है, कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र कर दी थी? तो दैट वाज फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। एंड दौलताबाद अभी कहाँ पे है? ये प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में है, मुंबई महाराष्ट्र, ओके। तो इतनी बातें इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको मिडिवल हिस्ट्री में जो हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं उसका ऑर्डर हमेशा आपको याद रहना चाहिए। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आई थी, देन खिलजीज आए थे, उसके बाद आए थे तुगलक, देन सैयद एंड लोधी, राइट। इसमें सब में सबके आपको फाउंडर का नाम ज़रूर याद होना चाहिए, ओके। आगे कहीं हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी? मौर्य, गुप्ता, कुषाण, कानवा। करेक्ट आंसर इज मौर्याज। देखिए, आपको अगर याद हो मौर्य बहुत शुरू में ही आ गए थे, गुप्ता तो एक्चुअली बहुत बाद में आए थे। और अगर मौर्याज के फाउंडर की बात करें तो वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस रूलर थे वो कौन थे? अशोका, अशोका द ग्रेट। और क्यों ये इंपॉर्टेंट थे? क्योंकि इनके टाइम पे एक बुद्धिस्ट मीटिंग भी हुई थी। कौन सी थी वो? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने करवाई थी, राइट। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने बुद्धिज़्म को बाद में अडॉप्ट किया था। ऑब्वियसली अडॉप्ट किया था तभी तो उन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट करवाई थी। और इनको अशोका द ग्रेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक्चुअली ये बहुत ही बड़े वॉरियर थे सबसे पहले तो। और बुद्धिज़्म जब इन्होंने अडॉप्ट नहीं किया होता है उसके पहले ये बहुत क्रूएल रूलर भी इनको कह सकते हैं कि क्रूएल थे वो बहुत ज़्यादा। इनके एक्चुअली 99 भाई होते हैं जिसमें से सबको मार देते हैं, लेकिन लास्ट में एक भाई जो इनसे छोटा होता है दैट इज़ टिस्सा। सिर्फ टिस्सा को छोड़ देते हैं, बाकी सबको ये मार देते हैं, सिर्फ इसी लालच में कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरे पापा हैं वो इनको गद्दी ना दे दें। एक्चुअली आप जब कभी हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा आपको मिडिवल इंडिया में दिखाई देगी। जिस टाइम पे दिल्ली सल्तनत आती है, मुगल्स आते हैं, उस टाइम पे इतना ज़्यादा लोगों को फियर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भाइयों को गद्दी मिल जाए, मुझे ना मिले। तो लोग क्या करने लगते हैं, सपोज़ ये फादर हैं एंड ये इनके सन हैं बहुत सारे, ठीक है, तो एक सन इन्हीं को मार देगा और उसके बाद जब इनके बच्चे होंगे तो वो भी इन्हीं को मारेंगे। जैसा आपने करा है ऑब्वियसली कर्मा तो आपको हिट करना ही है। तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है मिडिवल इंडिया के टाइम पे, भाई भाई में, भाई पापा में, मतलब बहुत ज़्यादा क्योस मच जाता है उस टाइम पे, ठीक है। तो फिर अशोका द ग्रेट इनकी बैटल एक होती है बैटल ऑफ कालिंगा, और वही इनका फिर एक पॉइंट होता है जहाँ पे इनका मन चेंज हो जाता है, ओके। उसी के बाद ये देखते हैं कि कितना मैंने तबाही मचाई हुई है, क्योंकि बैटल ऑफ कालिंगा में बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। और वही सब देख के इनके दिल में एक जिसको कहते हैं हृदय परिवर्तन होना, वो इनके अंदर हो जाता है। उसके बाद ये बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लेते हैं। उसके बाद तो फिर ये सारे अच्छे अच्छे काम ही करते हैं, बहुत कुछ बनवाते हैं बुद्धिज़्म से रिलेटेड, है ना। और एक और क्वेश्चन बहुत आता है एसएससी में कि बैटल ऑफ कालिंगा इनके कौन से रॉक एडिक्ट में लिखा हुआ है। अगर आपको पता हो कि इन्होंने बहुत सारे रॉक एडिक्ट बनवाए थे, तो रॉक एडिक्ट 13 जो था उसमें इसके बारे में, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन एंड थैंक यू so much for watching till the end. Do let me know how was today's video, and yes, don't forget to subscribe to GK channel. With this, me Nuzat Sana signing off. Bye guys.